तो अब स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, उसकी कैटेगरीज क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और वगैरह, उससे बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर व्हाट्स लिविंग। तो लिविंग क्या है, तो लिविंग की कुछ डिफाइंड कैटेगरीज होती हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि ये चीज जिसमें होती है वो लिविंग हो गया है ना। तो हमने बचपन से देखा है कि मतलब क्या है लिविंग। जैसे छोटे बच्चे थे तब डेफिनेशंस बताई जाती थी, क्या होती थी वो, तो उनमें ग्रोथ होती है, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, वो एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि मतलब हमने एनवायरनमेंट को सेंस किया, हमें रिस्पॉन्स लिया, कुछ गर्म टच हुआ तो हमने हाथ हटा लिया, ये रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है, अपने डाइजेशन वगैरह हो गया, जो भी है सारी प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म हो गया वो सब, और रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज रहते हैं, ये सब लिविंग की कैटेगरीज होती है। अब हम इन कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन सी कैटेगरी रियली डिफाइन करती है कि वो चीज लिविंग है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी आती है ग्रोथ। तो कि ग्रोथ क्या रियलिटी में डिफाइंड कैटेगरी है किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग की। तो देखो ग्रोथ क्या है, इंक्रीज है मास और नंबर में। मतलब ग्रोथ के दो ही कैरेक्टर हैं क्या, या तो मास में बढ़ती है या नंबर में बढ़ती है। ठीक है, जो देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है कैसे, सेल डिवीजन से। अपनी एक सेल थी, अपन डिवाइड हुए, जब अपन जाइगोट थे तब अपन एक सेल थे, फिर अपन डिवाइड हो कि पूरी बॉडी बन गई। तो क्या हुआ कि अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अपने में क्या हुआ था, सेल डिवीजन हुआ था, जिसकी वजह से अपनी ग्रोथ हुई थी। ठीक है, अब देखो जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, अपनी पूरी लाइफ के अंदर वो ग्रोथ करते हैं। जैसे हमने छोटा प्लांट देखा, उसको हम पानी देते जाते हैं और वो ग्रो करता जाता है। बड़ा हुआ तो हमने उसकी टहनियां काट दी, वो वापस से ग्रो कर गया। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक देखी जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मतलब अपन है, कोई और प्लांट्स मतलब एनिमल्स हो गए, जैसे कि गाय भैंस बकरी XYZ कुछ भी है ना, तो वो क्या करते हैं, लिमिटेड एज तक ग्रो करते हैं। हम 18-19 तक ग्रो करें, जैसे कि कोई भी और एनिमल है तो कुछ लिमिटेड एज तक ही ग्रो करते हैं। प्लांट्स की तरह हम ऐसा नहीं करते कि हम किसी भी एज में ग्रो किए जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, इसके थ्रू अपन अपनी लॉस्ट सेल को रिप्लेस करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मुझे लग गई यहाँ, तो मुझे यहाँ लगी तो खून आया तो सेल डैमेज हो गई यहाँ पर। अब जो यहाँ पर जो सेल्स हटी थी वो क्या हुई, जो बाकी सेल्स थी उन्होंने सेल डिवीजन किया और जो स्किन थी वापस से कवर अप हो गई। मतलब क्या हुआ कि जो लॉस्ट जो यहाँ से सेल हुई थी वो क्या हुई, रिप्लेस हो गई सेल डिवीजन की वजह से। जो यूनिसेलुलर है उनके अंदर भी सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है, जैसे मल्टी सेलुलर में होती है। लेकिन क्या है, जैसे यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया हो गई, यूनिसेलुलर एल्गी हो गई, अमीबा वगैरह हो गई, तो इनके अंदर क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो इंक्लूसिव इवेंट्स है। इंक्लूसिव बोले तो दोनों सेम है, मतलब जैसे कि कोई यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एक सेल है, तो उसने क्या किया, उसने डिवीजन किया, 2 सेल बन गए। अब उसके लिए वो ग्रोथ भी हो गई क्योंकि वो 1 से 2 हो गए, लेकिन वो रिप्रोडक्शन भी तो हो गया ना क्योंकि वो 1 से 2 है। जैसे अपन मल्टी सेलुलर है, जहाँ सेल डैमेज हुआ था तो एक सेल ने ग्रो किया, तो मतलब उसने सेल डिवीजन किया, तो यहाँ पे क्या हुई, ग्रोथ हुई। ऐसा तो नहीं हुआ कि इसने सेल डिवाइड किया और में एक और बन गई, नहीं, ये नहीं था ना। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट्स है, लेकिन मल्टी सेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। समझ आया। क्या है कि जो नॉन लिविंग है ना, उनके अंदर ग्रोथ होती है। कैसे हुई ग्रोथ नॉन लिविंग में, जैसे कि कोई भी माउंटेन था, उसके ऊपर आंधी वगैरह की वजह से सैंड वगैरह डिपॉजिट हो गए, मतलब बाउल्डर्स वगैरह हो गए, सैंड माउंट्स वगैरह हो गए, है ना। तो रेगिस्तान के अंदर मतलब है मिट्टी का इतना डिपोजिशन है, आंधी आई और डिपोजिशन हो गया, तो ग्रोथ तो होगी उसके अंदर। लेकिन वो ग्रोथ क्या होती है, एक्सट्रींसिक होती है। मतलब कि लिविंग के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग के अंदर एक्सट्रींसिक ग्रोथ होती है। ये मेरा फोन था, उसके एक और फोन रख दिया, फिर एक और रख दिया, ग्रोथ हो गई ना, बहुत सारे फोन हो गए, हाइट बढ़ गई यहाँ से। लेकिन क्या हुआ कि ये ग्रोथ क्या थी, एक्सटेंसिव थी, बाहर से चीजों को डिपोजिट करते गए, अंदर से ग्रोथ थोड़ी ना हुई है। तो क्या होती है, नॉन लिविंग के अंदर मटेरियल डिपोजिशन की वजह से ग्रोथ होती है और लिविंग के अंदर इंट्रिंसिक अंदर से ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या हुई, किसी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ प्लांट्स मतलब कि नॉन लिविंग में भी हो गई, जैसे कि माउंटेन वगैरह हो गई, और लिविंग में भी हो गई, जैसे प्लांट्स एनिमल्स हो गई। तो इससे अपन डिफाइन नहीं कर सकते ना कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। ओके, क्या है रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन होता है प्रोजेनी का, 1 या 2 कितनी भी हो सकती है प्रोजेनी, मतलब पेरेंट से प्रोजेनी का बनना ही क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। तो कुछ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे कि फंगी हो गए, यहाँ देखो फंगी हो गई, फिलामेंट्स एल्गी हो गई, मोसेस वगैरह होते हैं ना जो ब्रायोफाइटा में आते हैं, उनके प्रोटोनिमा मतलब जो होते हैं सॉरी टेस्ट होते हैं, तो वो हो गया। वो क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, और फ्रेगमेंटेशन क्या एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो फंगी, फिलामेंट्स, एल्गी और मोसेस वगैरह हो गए, वो सब फ्रेगमेंटेशन करते हैं, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि म्यून्स हो गई, स्टेराइल वर्कर बीज हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, वो तो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते,
तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो नॉन लिविंग है, नहीं वो लिविंग है। तो फिर क्या, इससे क्या पता चला कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जो नॉन लिविंग है वो तो नहीं करते रिप्रोड्यूस, पक्का है, लेकिन जो लिविंग है उनमें भी कुछ है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई ना। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दो तरह से हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है अपनी बॉडी में केमिकल्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। ग्लूकोज था, सुक्रोज बन गया, फिर से कुछ और बन गया ग्लूकोज से लैक्टोज बन जाता है, मेनोज, मतलब अलग अलग तरह की शुगर फॉर्म्स में कन्वर्ट होता रहता है। ग्लूकोज की बहुत सारी चीजें होती हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन बन गया, अलग अलग फॉर्म में जो कन्वर्ट होते रहते हैं उन्हें क्या बोल दिया, बॉडी के अंदर हो रही मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल दिया, मतलब केमिकल रिएक्शन है एक तरह की बॉडी में हो रही है तो इनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोल देते हैं। अब जो ये टोटल रिएक्शंस अपनी बॉडी में हो रही है, इनकी कॉम्बिनेशन को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, समझ आया? अब क्या है, जो नॉन लिविंग है उनके अंदर तो मेटाबॉलिज्म होता नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी से बाहर होती है, टेस्ट ट्यूब में होती है, मतलब जो कि अपन इन विट्रो रिएक्शंस कराते हैं, वो लिविंग रिएक्शंस तो होती हैं लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं होती है ना, क्योंकि वो बाहर हो रही है, लिविंग रिएक्शंस है, लिविंग तरीके से हो रही है, लेकिन क्या है वो लिविंग थिंग नहीं है क्योंकि वो बॉडी के अंदर नहीं हो रही जो भी है। ओके, तो क्या हुआ, जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की। ओके, अब देखो नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को भी स्टिमुलस मिला, हमने उसके अगेंस्ट कोई भी वर्क किया, रिप्लाई किया उस चीज को, तो क्या हो गया, अपनी कॉन्शियसनेस हो गई, हम उस चीज के लिए कॉन्शियस हैं। तो ये क्या है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि हम किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट कुछ एक्ट करते हैं, है ना। प्लांट होते हैं वो जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, पोल्यूशन हो गया, या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया, हाँ, उसके अगेंस्ट रिस्पोंड करते हैं, इसलिए उनमें क्या हो गया, एक कॉन्शियसनेस हो गई। जैसे कि जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कोई भी हो, है ना, वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे केमिकल्स को रेगुलेट करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर कौन सी चीज जानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं जानी चाहिए। जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को रेगुलेट करते हैं, सनलाइट के अमाउंट को रेगुलेट करते हैं, पानी के अमाउंट को रेगुलेट करते हैं, मिनरल्स के अमाउंट को रेगुलेट करते हैं, वैसे ह्यूमंस तो अपन करते हैं हर चीज को, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म उस चीज को रेगुलेट करता है कि उसकी बॉडी में कौन सा केमिकल जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए। वो अपनी सराउंडिंग के अवेयर होते हैं। और फोटो पीरियड होता है, मतलब सनलाइट का अमाउंट, तो सीजनल ब्रीडर्स को बहुत अफेक्ट करता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि समर्स में भी मतलब फ्लावर करते हैं, कुछ विंटर्स में करते हैं, उनकी फोटो पीरियड पर डिपेंड करता है। एनिमल्स में भी ऐसा होता है कि कुछ समर्स में करते हैं, कुछ विंटर्स में करते हैं, वो उनकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग होता है। कुछ कन्फर्म होते हैं, मतलब कि रेगुलेट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ओके, जो ह्यूमंस हैं वही सिर्फ है जिनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि हम अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, क्योंकि कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है। अब देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, रेप्लिकेट करें, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इवोल्व होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं डीएनए वगैरह के अंदर, तो वो इवोल्व होते गए, या फिर एक से दूसरी प्रोजेनी बनना, इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, कौन सी चीज जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए, इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इनकी, ठीक है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पास्ट में थे, जो प्रेजेंट में है, या जो फ्यूचर में होंगे, वो सारे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। कैसे? क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉमन होता है। कॉमन के सिवा चेंजेस आते रहते हैं? नहीं, चेंजेस आते रहते हैं, बट वो उसी चीज में चेंज आए, पूरा का पूरा चेंज तो नहीं आता, थोड़ा वो चेंज आता है, माइन्यूट चेंजेस आते आते कोई नई स्पीसीज बनती है, तो वो क्या हुआ, एक दूसरे क्या हो गए, लिंक्ड हो गए। तो मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो लिंक्ड होता है, थोड़ी थोड़ी डिग्रीज में चेंज हो गए। तो पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, कॉमन जेनेटिक मटेरियल एक तरह से शेयर करते हैं, लिंक्ड होते हैं वो एक दूसरे से, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको धीरे कर सकूं। आई विल ट्राई माय बेस्ट। और कुछ नोट्स में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है, तो मतलब आई नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड, तो हो जाएगा धीरे धीरे। आई विल कवर इट अप, ओके। तो आई नीड योर सपोर्ट एंड ऑल। चलो आगे पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। अब हम डाइवर्सिटी पढ़ते हैं कि कितने तरह के प्लांट्स होते हैं, कितने तरह के एनिमल्स होते हैं। तो टोटल 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने जो डिस्कवर की है वो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है, अर्थ पर। जिसमें से 0.5 से 0.6 मिलियन स्पीसीज हो गई प्लांट्स की, जो बाकी बची 0.2 से जितनी, मतलब 1.2 से जितनी भी है वो सारी क्या हुई, एनिमल्स की। मतलब एनिमल्स तो काफी ज्यादा है प्लांट्स के कंपेरिजन, 10 डबल कर सकते हैं हम, ओके।
तो क्या है, अब इतनी सारी स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो हम एक एक को थोड़ी ना पहचानेंगे कि ये हर एक का नाम याद करना पॉसिबल नहीं है। उनको कैटेगरीज में डिवाइड करके हम समझ सकते हैं कि भाई ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का। हर एक को अगर हम अलग अलग से डिफाइन करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उनको हम अलग से आइडेंटिफाई करते हैं, उनको नाम देते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी पर्टिकुलर को उनके हम स्टैंडर्ड नाम देते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म को। उस नाम देने की प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नाम देते हैं, अपना भी नाम होता है जिससे अपन पैदा होते हैं, घर वाले सबसे पहले अपने नाम ही देते हैं ना, अपना भी नोमेनक्लेचर होता है। लेकिन क्या होता है, जो प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स का है, जो लिविंग स्पीसीज का जो भी नोमेनक्लेचर होता है वो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर होता है। पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिकली उस चीज को उसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो करेक्टली डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, अपने नाम के अकॉर्डिंग वगैरह जो भी अटैच्ड होते हैं, जिसके थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, है ना। मतलब जैसे कि उसकी कैटेगरीज को डिफाइन करके हमें एक, मतलब अपने पास एक वो होती है, आइडेंटिटी होती है कि किस नाम से ये अटैच्ड होता है। मैंने नेम की स्पेलिंग गलत कर दी है, अंदर सीवी हो गया है, सॉरी, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है अंदर कुछ, आई थिंक यू विल मैनेज इट, है ना। तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं आइडेंटिफिकेशन। प्लांट्स के लिए होती है ICBN और एनिमल्स की होती है ICZ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जो भी है, और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब क्या है, ICBN है प्लांट्स के लिए, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनली कोडिंग की जाती है किसी भी प्लांट के नेम के लिए। और जो प्लांट्स के अंदर, सॉरी यहाँ भी मिस्टेक है, फॉर प्लांट्स एंड फॉर एनिमल्स, ओके, है ना। तो ओके, है ना, प्लांट्स के लिए ICBN और एनिमल्स के है ये है ICZN। प्लांट्स के लिए मतलब बोटेनिकल नेम्स होते हैं और एनिमल्स के लिए जूलॉजिकली कॉमन है। मैंने यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स की जगह प्लांट्स लिख दिया है, ये आप देख लेना, है ना। अब क्या है, जो साइंटिफिक नेम है वो हर एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम से जानने के लिए वो करता है। कैसे, जैसे कि हम अलग अलग जगह से करते हैं, हमारे गाँव में अपने अलग अलग, अपने टाउन में, अपनी कंट्री में किसी भी प्लांट को, एनिमल को अलग नाम से जाना जाता है। हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, उसे अलग नाम से जाना जाता है, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं जिससे उसको पूरी दुनिया जानती है, फिर उससे किसी भी चीज़ की स्टडी के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती है ना। हर एक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जीनस और एक स्पीसीज, एपिथेट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जीनस एपिथेट उसकी जीनस को बताता है, स्पीसीज वाला उसकी स्पीसीज को बताता है। तो दो कंपोनेंट्स के थ्रू ये नाम बना, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसको कैरलस लिनियस एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। तो ये उसकी इसका मतलब कि उसी को माना जाता है। और भी बहुत सारी चीजें थी, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी आया था, बट बाइनोमियल स्टैंडर्ड है, इसको माना जाता है, ठीक है। और सारी नेम्स अपन बाइनोमियल में ही पढ़ते हैं, इसको याद रख लेना किसने दिया था, कैरलस लिनियस ने। थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, इसीलिए पूछा जाता है ना। बायोलॉजिकल जो नेम्स होते हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं, क्योंकि लैटिन एक तरह से डेड लैंग्वेज मानी जाती है जिसमें कोई चेंज अभी तक अपग्रेड नहीं किया जा सकता। तो फिर कोई भी स्टैंडर्ड नेम उसी में लिखा जाता है कि उसमें कोई चेंज ना हो। और अगर अपन टाइप करते हैं उसको, या फिर तो इटैलिक्स में लिखते हैं, और हाथ से लिखते हैं तो उन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट वर्ड है जीनस, उसका जो मतलब जो जीनस है उसका फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लिखते हैं, और जो स्पीसीज का है वो स्मॉल लिखते हैं, है ना। जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला स्पीसीज को करता है। जीनस का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल होता है। स्पीसीज का भी फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, है ना। देखो, अब देखो, हाँ ये देखो ये आ गई ना। जब हाथ से लिखा जाता है, जब मतलब अपन लैटिन में है हर एक बोटेनिकल नेम, जब हम टाइप करते हैं तो उसको इटैलिक्स में टाइप करते हैं, और जब हाथ से लिखते हैं तो उन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, जो उनकी लैटिन ओरिजिन बताता है, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को स्टार्ट करता है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और स्पीसीज वाले का स्मॉल होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी, इटैलिक्स में लिखा है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का नाम है, बोटेनिकल नेम ये तो याद होगा तुम्हें, है ना। अब देखो, जो ऑथर का नेम है कि वो साइंटिफिक नेम किस ऑथर ने दिया, है ना, तो वो क्या है, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिनियस ने दिया था, तो आगे LINA लिख देते हैं, ऐसे NCERT में दिया हुआ है, वहां से देख लेना, है ना। अब देखो, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से किसी भी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया जाता है। डॉग है, केट है, वीट, मैमल, जो भी है, XYZ, बहुत सारी चीजें मान लो आप, तो हर एक जो टर्म है उसको एक टैक्सा माना जाता है। जैसे कि मैमल्स है, उसमें बहुत सारे आते हैं, तो वो एक अलग से टैक्सा हो गया। लेकिन डॉग है वो अलग है, तो उसका भी टैक्सा हो गया। तो मतलब हर एक लिमिट, मतलब हर एक स्टेज पर उसको जो साइंटिफिक टर्म है उसको टैक्सा माना जाता है उस कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए। और जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है इसको तो टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है।
अब देखो जो लीनियस है उसने सिस्टमा नेचुरा अपनी पब्लिकेशन का नाम दिया था। सिस्टमा मतलब किसी भी चीज को सिस्टमेटिकली अरेंज करना, सिस्टमेटिक्स में पढ़ते हैं अपन उस चीज को। तो लीनियस ने अपनी एक बुक का नाम दिया था, अपनी पब्लिकेशन का नाम दिया था सिस्टमा नेचुरा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिस्टमा नेचुरा किसने दिया था? लीनियस ने दिया था, ठीक है, जिसकी पब्लिकेशन का नाम था, ये चीज ध्यान रखना। फिर है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखो हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एक यूनिट को डिफाइन करती है क्लासिफिकेशन के, मतलब कि एक रैंक को डिफाइन करती है, जिसको अपन कॉमनली टेक्सोन भी बोल देते हैं। जो टेक्सोन है वो सिंगुलर वर्ड है, प्लूरली टेक्सा बोल देते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। देखो कॉमन कैटेगरीज डेवलप की जाती है टेक्सोनोमिक स्टडीज के बेसिस पर। जैसे कि सबसे ऊपर होता है किंगडम, मतलब किंगडम के अंदर से पूरा एनिमल किंगडम, पूरा प्लांट किंगडम, पूरा फंगस किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं फाइलम। अब क्या है, फाइलम होता है एनिमल्स के लिए, और अगर फाइलम के साथ डिवीजन लिखा हो, फाइलम की जगह डिवीजन लिखा हो, तो वो होता है प्लांट्स के लिए यूज। फाइलम अपन वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स के लिए और डिवीजन यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। किंगडम हायर कैटेगरी हो गई, फिर फाइलम हो गया, फिर क्लास हो गया, फिर ऑर्डर हो गया, फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये ऐसे चलता है। तो देखो जो जीन स्पीसीज है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग सिमिलर होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे, काफी सारी सिमिलरिटीज होगी। फिर जीनस में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनमें सिमिलरिटीज थोड़ी कम हो जाएंगी, फैमिली में और कम होगी। मतलब जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी में जाते हैं जो सिमिलरिटीज है वो कम होती जाती है, इस चीज का ध्यान रखना आप, है ना। अब हम पढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में, बच्चे चालू करेंगे ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। तो स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है, मतलब वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस से भी जाने जा सकते हैं कि ये एक स्पीसीज का है, ये दूसरी स्पीसीज का है। ह्यूमन से अलग स्पीसीज है अपनी, तो अपने को देख पता चल जाता है ये इंसान है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस से हम बता सकते हैं कौन सी स्पीसीज से वो बिलोंग करता है, ठीक है। कोई भी जीनस है उसमें एक या दो से ज्यादा, मतलब एक या दो या उससे भी ज्यादा स्पीसीज हो सकती है। देखो जैसे मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा तो जीनस है, इंडिका स्पीसीज है, तो मतलब मेंजीफेरा और भी कई चीजों के आगे लग सकता है, लेकिन इंडिका एक ही होगा, स्पीसीज एक ही होगी, लेकिन मेंजीफेरा तो और भी चीजों के आगे लग सकता है ना। एक जीनस के अंदर कई सारी स्पीसीज हो सकती है। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो के लिए यूज होता है ना, पोटैटो का नाम है साइंटिफिक नेम है। पेंथेरा लियो टाइगर का नाम है, ठीक है। ये मतलब टेबल है, आगे नीचे आपको पता चल जाएगा, उसके अंदर आप इसको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए मैंने टेबल लगा दी है ना। और जैसे कि इंडिका हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, लियो हो गया, मतलब इंडिका आम की क्या स्पीसीज है, ट्यूबरोसम पोटैटो की स्पीसीज है, लियो टाइगर की क्या स्पीसीज है, सॉरी लाइन की स्पीसीज है, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ टाइगर लिख दिया है, ध्यान रखना आप, ये लाइन की स्पीसीज है, ओके, है ना। और देखो यहाँ पे मैंने टेबल बना दी, इस टेबल को ध्यान से देख लेना, कुछ मिस्टेक्स कर दी है मैंने, उसने बनाई थी नोट्स, तो कुछ मिस्टेक्स हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंगो, ओके, मैंगो कॉमन नेम है, उसका जीनस होता है मेंजीफेरा और स्पीसीज हो गई इंडिका। पोटैटो को भी हो गया सोलेनम, स्पीसीज हो गई ट्यूबरोसम। और नाइट चेक थोड़ा एक्स्ट्रा है, टोमेटो का है, ब्रिंजल का है, मतलब सोलेनम, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, जीनस तो एक ही है बट स्पीसीज क्या हुई डिफरेंट, मतलब एक ही जीनस के अंदर क्या आ गई, 3 स्पीसीज आ गई ना, और भी बहुत सारी होती है सोलेनम की स्पीसीज, मैं बता रही हूँ तुम्हें फॉर एन एग्जाम्पल, ओके। जैसे कि पेंथेरा की स्पीसीज होती है, लियो होगी, टाइगिस होगी, पार्डिस होगी, है ना, वैसे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि एक जीनस के अंदर कई सारी स्पीसीज हो सकती है, ठीक है, याद रखना। तो जीनस के अंदर क्या होती है, रिलेटेड स्पीसीज होती है, ये स्पीसीज और ये स्पीसीज थोड़ा सा रिलेट करती है तो हम उनको जीनस में डाल देते हैं, मतलब उनके कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, है ना। पोटैटो है, ब्रिंजल है, तो ये सब क्या है, एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, सोलेनम से, स्पीसीज डिफरेंट है। जैसे कि जीनस है पेंथेरा, तो उसके अंदर टाइगर भी आता है, लायन भी आता है, लिपार्ड भी आता है, तो ये सब क्या आ गई, जीनस सेम हो गया, ये स्पीसीज हो गई डिफरेंट, है ना। तो जो पेंथेरा है वो क्या है, जीनस है। जो पेंथेरा जीनस है वो दूसरे जीनस से डिफर करता है, पेंथेरा क्या, लायन, टाइगर उनका जीनस है। फिर एक जीनस है फेलिस किड्स का जीनस है। एक जीनस है कैनिस डॉग्स का जीनस है, मतलब जो डॉग है वो कैनिस जीनस के अंदर आते हैं, जो कैट्स हैं वो फेलिस जीनस के अंदर आते हैं, और जो टाइगर, लायन वगैरह है वो पेंथेरा में आते हैं। तो ये तीनों जीनस क्या डिफरेंट है, लेकिन इनके अंदर अलग अलग स्पीसीज आती है, जैसे पेंथेरा में लायन, टाइगर वगैरह आ गई, फेलिस के अंदर भी कैट्स और भी काफी चीजें आती हैं, ऐसे, ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर आती है फैमिली। अब जो जीनस रिलेट करते हैं एक दूसरे को, उनको एक ही फैमिली में डाल दिया जाता है, जैसे कि टाइगर और कैट रिलेट करते हैं तो हम उनको एक फैमिली में डाल देते हैं, डॉग और फॉक्स रिलेट करते हैं तो हम उनको एक फैमिली में डाल देते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो क्या होती है, फैमिली को वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पर अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सोलेनम है, पिटूनिया है, दतूरा है, उनको एक ही फैमिली में रखा गया है, सोलेनेसी में,
अलग अलग आते हैं। सोलेनम अलग जीनस है, पिटूनिया अलग जीनस है, धतूरा अलग जीनस है, ठीक है। तो क्या है, इनको एक ही फैमिली में दिया जाता है जिसका नाम है सोलेनेसी। वैसे ही है जैसे पैंथेरा, टाइगर वगैरह जिसमें आते हैं, फेली जिसमें केट वगैरह आती है, उन सबको एक ही फैमिली में हमने रख दिया जिसका नाम दे दिया अपने फेलिडी। अब डॉग है कैनिस, वो कैनिस जीनस में आता है, फोक्स अलग जीनस में आती है, लेकिन उनको अपन एक में रख देते हैं, दोनों को मिला के उसको बोलते हैं कैनिडी। मतलब जिनमें मोर्फोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे अपन फैमिलीज को डिफाइन करते हैं। मैंने फैमिलीज की भी वो दे दी, आपको लिस्ट दे दी है, मतलब एनसीईआरटी जैसे एग्जांपल से इसमें कुछ, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये आ गया ना, डॉग कैनिडी में आता है, डॉग के साथ फॉक्स भी आता है, केट आ गया, लाइन टाइगर लिपार्ड ये तो आ गए तीनों पैंथेरा वाले जीनस वाले, केट आ गया, फेलिस जीनस वाला, दोनों को मिला के फेलिडी बन गया। जैसे पोटैटो, ब्रिंजल और ये मकोई जो भी है ये सोलेनेसी में आते हैं, है ना। क्या है ऑर्डर, ऑर्डर बहुत सारी फैमिलीज का असेंबलेज है, मतलब बहुत सारी फैमिलीज मिलकर एक ऑर्डर बनाती है। सिमिलर फैमिलीज के कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, उनको ऑर्डर में लिख दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स कम होते हैं, स्पीसीज के कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा थे। जैसे जैसे हम आगे आए वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते गए, कम होते गए, ठीक है। जैसे फैमिलीज है कॉर्नवेलेसी, सोलेनेसी वगैरह, तो इनको ऑर्डर में लिख दिया जाता है जिसका नाम है पोलीमोर्डियल्स, है ना। और मेनली जो मतलब ऑर्डर है फ्लोरल कलेक्टर्स पर होता है कि फ्लोरल का मतलब जो फ्लावर वगैरह उस चीज पे डिफाइन किया जाता है ना। अब जैसे कार्निवोरा है, कार्निवोरा एक फैमिली है जिसके अंदर अपन फेलिडी और कैनिडी दोनों फैमिली को रख देते हैं। कार्निवोरा ऑर्डर है सॉरी, तो कार्निवोरा के अंदर अपन फेलिडी और कैनिडी दोनों फैमिलीज को रख देते हैं, है ना। ऐसे ही मतलब हायर कैटेगरीज आती है जिनके अंदर नीचे वाले दोनों को 2 4 जितनी चीजें होती हैं उनको इंक्लूड करके एक हायर कैटेगरी में आते हैं। फिर यहाँ की हायर जो कैटेगरी होती है उनकी 2 4 को मिला के एक और हायर कैटेगरी बनती है, ऐसे होता है, ठीक है। फिर आती है क्लास, क्लास के रिलेटेड ऑर्डर्स आ जाते हैं। जैसे कि ऑर्डर है प्राइमेटा जिसमें मंकी, गोरिल्ला, जिबोन वगैरह होते हैं। एक ऑर्डर है कार्निवोरा जिसमें फेलिडी, कैनिडी फैमिलीज आती हैं। तो क्या हुआ, उन प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों ऑर्डर को मिला के एक क्लास बना ली गई जिसका नाम हो गया मेमेलिया, ठीक है। फिर आता है फाइलम, फाइलम के अंदर कॉमन फीचर्स पे किसी भी चीज को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे फाइलम तो अपने पढ़े थे ना, पोरिफेरा, स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा वगैरह जो भी थे वो, है ना। तो वो क्या हो गया, फाइलम थे एक, है ना। कोरिटा भी एक फाइलम था जिसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया था, नोटोकोड पर बेसिस, नोटोकोड के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया था, डिफरेंशिएट किया गया था। तो फाइलम को अपन अलग अलग कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन कर देते हैं, जिसमें बहुत सारी क्लासेस इंक्लूड होती है ना। जो नोटोकोड होती है उनको कोडिटा बोल देते हैं। ये अपने एनिमल किंगडम में आगे बढ़ेगी क्लियर, ठीक है। फिर आती है हाई कैटेगरी किंगडम, जैसे कि 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। ये तो आर्च विटेकर ने किया था, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, 9th क्लास से पढ़ जाते हैं, ये उससे भी पहले पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेन से रिलेटेड, मेन होमोसेपियंस, ये एनसीईआरटी टेबल है जिसके अंदर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम दे रखा है कुछ 4 चीजों का, मेन का, हाउस फ्लाई का, वीट का और मेनू का। ये आप याद कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी आया इसके क्वेश्चन कई बार, जिसको आप देख लेना। मैं आपको PYQs भी करवा दूंगी कभी, मतलब इसके बाद या फिर कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद उनके साथ में PYQs भी करवा दूंगी, ठीक। टेक्सोनोमिक एड्स, जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स, कुछ टेक्निक्स अपनाई हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर या प्रिजर्व कैसे करें। अब अपन ने किसी चीज को साइंटिफिक नेम वगैरह दी, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। कोई स्पीसीज अगर गायब हो गई, मतलब कि एक्सटिंग्विश हो गई, खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, तो हम कैसे पता चलेगा कि वो एग्जिस्ट करती थी, वो कैसी दिखती थी। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए हमने कुछ टेक्सोनोमिक एड्स बनाए हैं, जैसे कि हर्बेरियम हो गया, 7-8 है, ये मैं आपको बताती हूँ, है ना। एक सेकेंड पहले देख लेते हैं, रिकॉर्ड तो हो रहा है क्योंकि ये बहुत वो होता है या हो रहा है ना। अब हो गया हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस का, जिनको ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है और शीट पर प्रिजर्व कर दिया जाता है। मतलब किसी भी प्लांट की समझ कोई लीव ली हमने, समझ लो, है ना, तो उस लीव को क्या किया हमने, ड्राई करेंगे, उसको प्रेस करके उसको प्रिजर्व कर देंगे शीट्स के ऊपर, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं। तो ये जो अपने मतलब जो हर्बेरियम के अंदर जो सीड्स की जाती है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, उसके बेसिस पर रखी जाती है। ऐसे नहीं उठा के सडनली कहीं भी पटक दी, नहीं, उसमें सिस्टमेटिकली अरेंज्ड चीजें होती हैं, मतलब जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम उसके बेसिस पर हम उनको रखते हैं। जो हर्बेरियम सीट होते हैं उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उनके अंदर एक लेबल्स होते हैं जो कि डेट और प्लेस बताते हैं कि मतलब हमने इसको कौन सी डेट को कलेक्ट किया, स्पेसिमेन को कौन सी जगह से कलेक्ट किया है, उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम, उसका बॉटनिकल नेम,
कि हम जैसे कि लोकल नेम में हम आलू बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पोटैटो बोलते हैं, बोटेनिकल नेम हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम। वैसे ही मतलब उसका इंग्लिश, बोटेनिकल और लोकल नेम तीनों होते हैं। उसकी फैमिली होती है कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे सोलेनेसी फैमिली हो गई पोटैटो की, है ना। उसकी कलेक्टर का नाम होता है कि पर्टिकुलर शीट बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किसने कलेक्ट किया चीज, ये सब चीजें उस पर लेवल की जाती है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ उसका एक डायग्राम। ये हर्बेरियम का एनसीईआरटी में दे रखा है, और हर्बेरियम को रेफरेंस सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। मतलब अपने को रेफरेंस चाहिए होता है, किसी भी चीज अपन स्टडी कर रहे हैं, अपने को देखना है कि ये प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कैसा दिखता है वगैरह, तो अपन जाके उसको ढूंढें या फिर कहीं रिसर्च करें। इससे बेटर हम जनरली हर्बेरियम यूज करते हैं, वहां जाके हमें उसकी वैलिड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि हर्बेरियम का ये प्लांट है, और देखो तो प्लांट के स्पेसिमेन है ये, तो उसका जो लेवल है उसके लोअर राइट कॉर्नर पर अपने को उसका लेवल मिल जाता है। मतलब जैसे कि ये प्लांट स्पेसिमेन है, इसके राइट कॉर्नर पर हमें उसके लेवल मिल जाता है। उस लेवल में फैमिली हो गई, जीनस, स्पीसीज ये मिल जाती है, कलेक्टर का नाम मिल जाता है और कलेक्शन की डेट मिल जाती है। ओके, जैसे कि अब नेक्स्ट होता है हर्बेरियम के बाद बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन तो कई बार देखे हुए होंगे आपने बोटेनिकल गार्डन्स, तो उनके अंदर क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन सिर्फ प्लांट्स के लिए होते हैं। बोटेनिकल है तो ऑब्वियस प्लांट्स के लिए होगा, है ना। ये अपन क्या करते हैं, इसमें लिविंग प्लांट्स को रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। हर एक प्लांट है उसका एक लेवल होता है, जो उनका बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम बताता है, उसकी फैमिली बताता है कि इसका साइंटिफिक नेम ये है, इसका बोटेनिकल साइंटिफिक सेम ही हो गया, वो नेम ये है, इसकी फैमिली ये है। जो फेमस बोटेनिकल गार्डन एक तो है क्यू में, क्यू इंग्लैंड में होता क्या है ही मतलब, है ना। और इंडिया की भी है, तो एक तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है ना, हावड़ा मतलब सॉरी, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है इंडिया में। ठीक है, वो नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है इंडिया में। ये कंफ्यूजिंग है, ये चीजें पूछी जाती है, जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गई थी वैसे आप भी हो जाओगे, इस चीज को याद कर लेना अच्छे से। बिल्कुल भी पूछा गया क्वेश्चन कि मतलब फेमस बोटेनिकल गार्डन है तो नाम याद कर लें। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है ब्लैक वॉलनट का, इसका ये बोटेनिकल नेम दे रखा है, इसकी फैमिली दे रखी है, और इसकी मतलब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है थोड़ी बहुत इसकी। म्यूजियम के अंदर कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट, एनिमल, किसी भी स्पेसिमेन का, जो कि स्टडी या रेफरेंस के लिए लिखा जाता है। इसमें डेट भी होते हैं, डेड एनिमल्स के रेफरेंस भी रखे जाते हैं। स्पेसिमेन है उनको कंटेनर और मतलब जार्स वगैरह में रखा जाता है, किसी भी सॉल्यूशन में डाल के। जैसे कि इंसेक्ट वगैरह है तो उनको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डाल के रख दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मतलब फाउल स्मेल प्रोड्यूस ना करें, बैक्टीरिया वगैरह की वजह से वो डिग्रेड ना हो, इसलिए उनको कंटेनर जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में रख दिया जाता है। जो इंसेक्ट है उनके ड्राई स्पेसिमेन भी प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है, उनको कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं और उनको पिन कर देते हैं ड्राई जार्स के अंदर। ठीक है, लार्ज एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड, मेमल्स, है ना, उनको भी स्टफ और प्रिजर्व किया जाता है। वो जनरली स्केलेटन मिल जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वहाँ एनिमल्स के होते हैं स्केलेटन। तो एनिमल्स के अलग अलग जो भी बड़े बड़े एनिमल्स वगैरह हैं उनके स्केलेटन भी अपने को म्यूजियम्स में देखने को मिलते हैं। म्यूजियम्स तो बचपन में आप भी बहुत घूमे होंगे, हमने भी वो देखे, मतलब स्कूल में बहुत मजे आते थे म्यूजियम वगैरह जाने के लिए, एक्साइटेड होते थे सब। तो अपने ये तो देखेंगे पार्क, जूलॉजिकल पार्क, ये भी हम बहुत घूमने गए, टाइगर वाइगर देखने, है ना, मजे आते थे। तो क्या है, अब जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है, ह्यूमन केयर के अंदर। मतलब कि कोई प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है जो प्रोटेक्टेड होती है, मतलब उनको डैमेज नहीं किया जाता, ह्यूमन्स उनकी केयर करते रहते हैं, उनको वहां पर रखा जाता है। तो उनको सुटेबल एनवायरनमेंट दे दिया जाता है एक तरह से, जिसकी वजह से, और ये क्या करते हैं अपने उनकी फूड हैबिट्स को जानने में, उनके बिहेवियर को जानने में अपनी हेल्प करते हैं। मतलब वो अपनी देख रेख में रह रहे हैं, हमें उनकी हैबिट्स भी पता चली है, उनकी बिहेवियर जो भी है उनका सब पता चल रहा है। तो एक तरह से कंजर्वेशन का भी है ये। फिर नेक्स्ट है की। तो की यूज की जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। कैसे यूज करते हैं, उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे, क्या सिमिलर है और क्या डिसिमिलर है। तो मतलब ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बेसिस पे हो गई, है ना। उन दो कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर हैं, उनको बोलते हैं कपलेट। एक कपल हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गई, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, है ना। तो एक कपल हो गया तो उसको बोलते हैं कपलेट। ठीक है, ये क्या करता है, चॉइस रिप्रेजेंट करता है। तो उनके बीच में अपोजिट ऑप्शंस होते हैं, तो उनमें से एक को चूज करते हैं अपन। तो ये क्या करता है, एक चॉइस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक को एक्सेप्ट किया जाता है और एक को रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। तो ये याद रखना है कि जो कॉन्टेक्स्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको कपलेट बोलते हैं। जो की का हर एक स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं लीड। ठीक है, ये भी याद रखना कि की के हर एक स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं।
कीज होती है वो जनरली एनालिटिकल होती है, एनालिसिस करवाती है। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है तो एनालिसिस तो होना ही है ना। देखो हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग की यूज की जाती है। देखिए फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, तो इनके अंदर क्या है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए अपन हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग की यूज होती है। फैमिली के लिए अलग की होगी, जीनस के लिए अलग कीज होगी, मतलब हर एक उस बेसिस पर कीज अवेलेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरा। फ्लोरा में क्या होता है एक्चुअली, फ्लोरा यानी प्लांट्स, ओके। तो इसमें क्या करते हैं अपन, हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी भी प्लांट्स का जो हैबिटेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट्स का, उसको पढ़ते हैं फ्लोरा में। तो ये क्या करता है, एक तरह से हमें इंडेक्स प्रोवाइड कर देता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में ये प्लांट्स प्रेजेंट हैं ऐसे ऐसे हैबिटेट में, ये फ्लोरा में होता है। फ्लोरा सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। फिर आता है मैनुअल। मैनुअल यूजफुल होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। कैसे, इसके अंदर फ्लोरा मैनुअल के अंदर भी क्या होता है, किसी भी एरिया में प्रेजेंट जो स्पीसीज है उसकी आइडेंटिफिकेशन की अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो देखो फ्लोरा फिर मैनुअल में डिफरेंस क्या हुआ, नहीं, फ्लोरा सिर्फ प्लांट्स के लिए और मैनुअल प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। फ्लोरा सिर्फ उस एरिया में प्रेजेंट प्लांट स्पीसीज को मतलब डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है, उसके हैबिटेट बताता है। जो मैनुअल है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस एरिया में प्रेजेंट स्पीसीज की, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए, ठीक है। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ में इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एक टेक्सोन, मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोग्राफ में सिर्फ एक ही टेक्सोन की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको आप एनसीईआरटी से एक बार वापस रीड कर लेना। मैंने आज फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया है तो मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, आई विल मैनेज इट, ओके। नेक्स्ट टाइम मैं गलती नहीं करूँगी। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स थी, जैसे कि मैंने ICZN के आगे मतलब वो लिख दिया था, प्लांट्स लिख दिया था, एक जगह नेम की स्पेलिंग भी गलत है, तो उस चीज़ को आप देख लेना। ये नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं तो कुछ मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखूंगी, ज़्यादा केयरफुल रहूँगी, ओके। और हाँ, हम PYQs भी करेंगे, कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट करके फिर हम उन चैप्टर्स के साथ में PYQs भी अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। और फुल NCERT बेस्ड नोट्स बनाए थे मैंने ये, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और थोड़ा अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ओके। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो।